हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम जबरदस्त होगा और जबरदस्त तरीके से सब लोग तैयारी में लगे होंगे। प्यारे भाई, आज हम आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स का जो दूसरा वाला चैप्टर है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आप लोग डेरिवेशन वाला कहते हो, जो कि 5 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकर आए हैं। एक क्लास में पूरे 5 नंबर वाले प्रश्न हम तैयार करा देंगे। इसके बाहर आपके परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप इसके बाहर कोई वीडियो और किसी सर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के साथ साथ में अपने कॉपी पर नोटबुक में नोट भी लिख कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं भी नोट करोगे तब पर भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी और परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख कर आ जाओगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मैं चाहता हूं सभी लोग मां सरस्वती का नमन करें और कमेंट बॉक्स में सभी लोग सच्चे मन से मां सरस्वती के लिए जय मां सरस्वती लिखें। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, मां सरस्वती का नाम लेकर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और है, आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको 2026 में बोर्ड परीक्षा देना है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों की क्लासेज एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे चल रही है, जिसमें डेली लाइव क्लास चल रहा है, जिसका फीस मात्र 1299 है। और 1299 पूरे साल का फीस है, सभी विषय का फीस, एक महीने का फीस मत समझ लेना, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है, डेली लाइव क्लास हो रही है शिखर बैच में। शिखर 2.0 भी आपको मिलेगा दोबारा से रिवीजन कराने के लिए। क्रैश कोर्स वरदान मिलेगा इसी बैच में दोबारा से रिवीजन कराने के लिए। और अंतिम रिवीजन प्रयास बैच के अंतर्गत आप करोगे। कैसे क्लासेस होती हैं तो भैया देखो, डेली लाइव क्लास होती है, 5 बुक आपको घर तक इसमें पहुंचाई जाती है। ये बुक जिसको हम वरदान बुक कहते हैं, ये 5 बुक आपके घर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। इसके बाद लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में आपको देखो इस टाइप का बुकलेट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप एक जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ में क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइट के सभी विषय इसमें आपके पढ़ाए जाएंगे। कैसे ज्वाइन करना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करना है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 930 577 1375, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास की शुरुआत करता हूं। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है समय से ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना सिलेबस आगे निकल जाने के बाद रिवीजन करने में या फिर आपको कवर करने में बहुत दिक्कत होगी, बैकलॉग्स वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और पहले डेरिवेशन पे काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों में जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर सब लोग पहले बताओ। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र, अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र हो, उसमें संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह प्रश्न है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के संचित ऊर्जा के लिए क्या ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है ना। व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब यहां पे आपका सूत्र ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आप बताओ, फिर मैं उसको प्रूफ करता हूं। U इज इक्वल टू क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के संचित ऊर्जा का सूत्र। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र, देखो संचित ऊर्जा का 2 सूत्र आप लोग पढ़े हो। पहला तो सूत्र आप लोग ये पढ़े हो, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R पढ़े हो, ये संचित ऊर्जा का सूत्र पढ़े हो। एक तो ये सूत्र पढ़ रखे हो, लेकिन ये संचित ऊर्जा किन्हीं 2 आवेशों के कारण होता है। अगर यानी कि यहां पे 2 आवेश उपस्थित हो तो इन 2 आवेशों के कारण संचित ऊर्जा का सूत्र ये हो जाएगा, Q1 आवेश और Q2 आवेश इस तरीके से उपस्थित हो तो। दूसरा सूत्र, अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है ना, या समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता C हो, विभव भी हो, तो उसके संचित ऊर्जा का सूत्र U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले को हमको प्रूफ करना है, क्योंकि यहां पे बोला है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा का सूत्र प्रूफ करिए, ये पूछा है आपसे। तो हमें इसी फार्मूले का
हमें क्या करना है, निगमन करना है, हमें प्रूफ करना है ना। तो प्यारे बच्चे कैसे करोगे इसे, हम आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा है, ये क्या है, संधारित्र की संचित ऊर्जा है, कि क्या है, संचित ऊर्जा है। इसको प्रूफ कैसे करोगे, देखो अलग अलग किताब में अलग अलग दिया होता है, लेकिन मैं यहां पे आप सभी लोगों को जो तरीका बताऊंगा, स्पेशल बताऊंगा, सबसे अलग बताऊंगा, और कुछ किताबों में यह भी तरीका दिया है, लेकिन इतना समझ लेना यह आपको समझने में काफी हेल्प करेगा। समझ गए ना, तो आप एक बार में कर लोगे। और ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताना कैसे होगा, एकदम आसान तरीके से। दम लगाओ एक बार सभी लोग, तो बताऊं मैं आपको दम कैसे लगाना है, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, संचित ऊर्जा किसके बराबर होती है, संचित ऊर्जा जो होती है ये किसके बराबर होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा या समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, दोनों एक ही होता है। यानी कि जो संचित ऊर्जा होता है उसी को तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। बताओ, जो संचित ऊर्जा होता है उसी को तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ये मैंने आपको बताई थी बात क्लास में कि संचित ऊर्जा ही आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है ना। संचित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं संचित ऊर्जा को। बताओ, बिल्कुल यही बोलते हैं। संचित ऊर्जा, जो ऊर्जा सेव करके रखा होता है उसी को संचित ऊर्जा बोलते हैं या फिर स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गांव घर में पता है मेहरारू लोग क्या बोलते हैं, तिजोरी में रखा हुआ चीज, है ना। बिल्कुल वही बात है। चलो जी सरकार, कुछ लोग सही बता रहे हैं। संचित ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है वही संचित ऊर्जा के रूप में सेव हो जाता है। यानी अगर समांतर प्लेट संधारित्र की बात करोगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से समझना। समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या फिर इसे अगर हम संचित ऊर्जा कहें, दोनों एक ही होता है। संचित ऊर्जा क्या होती है पता है, समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, संचित ऊर्जा जो U होता है ये बराबर होता है किसको, किसके बराबर, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है ना। ये मैंने आपको बताया था कि भैया जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है वही संचित ऊर्जा होती है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है, वही किया गया कार्य होता है। यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वही तो आपकी संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आई क्या, है ना। संचित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा होती है। अब समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होती है वही क्या होती है, संचित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों, ये पॉइंट समझ में आया क्या। अब आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, आवेशित करने में किया गया कार्य कैसे निकालोगे। यानी कि आप यहां से पकड़ लिए कि भैया संचित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य को हम यहां पे थोड़ा W से लिख देते हैं, W। तो हम लोग किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो आपको पता नहीं होगा मैं बता देता हूं यहां पे कि किया गया कार्य, किया आवेशित करने में, आवेशित
करने में किया गया कार्य जो होता है W, किया गया कार्य W, ये किसके बराबर होता है पता है? किया गया कार्य W किसके बराबर होता है पता है आप लोगों को? किया गया कार्य जो W होता है ये बराबर होता है औसत आवेश जो होता है, आवेश इंटू औसत विभव के, औसत विभव के बराबर होता है। बहुत ही आसान है, अब तो आपका प्रूफ हो गया। ये पॉइंट याद रखना कि किया गया कार्य जो होता है ये बराबर होता है किसके? आवेश इंटू औसत विभव के बराबर होता है। अरे किया गया कार्य F इंटू डी भी होता है, वो तो आपका किसी चीज को घसकाने में किया गया कार्य होता है, लेकिन यहां पे आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है आवेश इंटू औसत विभव, है ना, वही किया गया कार्य होता है। जैसे कोई आप वस्तु है ना, कोई वस्तु उस पर क्यू आवेश है और उसका विभव मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो आवेश जो हुआ है, वो वस्तु जो आवेशित हुआ है प्लस में उसके विभव में जो परिवर्तन हुआ है उसका औसत निकाल लो, गुणा कर लो, वही आपका क्या होता है प्यारे बच्चे? किया गया कार्य होता है। अच्छा जी सरकार, ये तो बात हमें समझ में आ गई, आपने बता भी दिया। फंसा रहा है, हाँ अब आपने बता भी दिया, हमें समझ में आ भी गई सरकार। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में आ जाएगा कि इसका संबंध क्या है। हम लोग मानते हैं भैया, माना एक चालक है, क्या है? एक चालक है। चालक का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो आप लोग? चकल लिखा गया, चालक, एक चालक है। चालक का मतलब समझते हो? तार, तार जो धारा को लेके जाए उसी को तार कहते हैं। अच्छा जी सरकार, एक चालक है, उस पर, है ना, क्या करने पर? क्यू आवेश देने पर। क्यू आवेश उस चालक को दिया मैंने, आवेश देने पर भी विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, भी विभव उत्पन्न हो जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य इज इक्वल टू क्या लिखोगे? अभी आप लोग जानते हो, आवेश इंटू औसत विभव। देखो ये शब्द जो है ना, औसत विभव, औसत विभव, यही लिखोगे आप सभी लोग। अब यहां पे क्यू आवेश देने पर भी विभव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये आपका मान लो चालक तार है। शुरुआत में इसमें विभव कितना था? बोलो, शुरुआत में इसमें विभव कितना था प्यारे बच्चे? बोलना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यही समझने वाली बात है। इस चालक तार में शुरुआत में विभव कितना था, है ना? ये चालक तार है, ये तार है, इसमें शुरुआत में विभव कितना था? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, शुरुआत में विभव कितना था? भैया शुरुआत में चार्ज नहीं था, तो शुरुआत में हम कहेंगे विभव 0 था। चार्ज नहीं था तो विभव 0 था। हम इस पे क्या कर दिए? क्यू आवेश दे दिए। क्या दे दिए? क्यू आवेश दे दिया। सीधी सी बात है, जब क्यू आवेश देंगे, क्यू आवेश देंगे तो इस पे विभव क्या हो जाता है? तब भैया भी हो जाता है। अच्छा जी सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है बचपन में आप सभी लोगों को औसत विभव, औसत निकालने तो सिखाया गया होगा। अगर बचपन में आपको 2 संख्या दिया जाता था कि मुझे जरा औसत निकाल के बताओ, 1 और 3 का औसत बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? ये तो बचपन की चीजें हैं यार, बचपन का प्यार और बचपन की झगड़े कभी भूलना नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ, बचपन में नहीं सीखे हो ना कि 1 और 3 2 संख्या है, इसका औसत निकाल के बता दो। लो जी सरकार, देखते हैं कौन निकालता है कौन नहीं निकालता है। बचपन में कौन नयन चार किया है, बचपन में कौन मजे लिया है और बचपन में कौन पढ़ा है, ये यहीं से पता चल जाएगा। कैसे निकालोगे? 1 + 3 बटे क्या कर दूं? 2 कर दूं? भैया 2 संख्या है इसलिए 2 किया।
अगर मान लो हमें औसत निकालना पड़े, एक 3 के साथ में 4 भी दे दिया, 5 भी दे दिया, तो क्या करोगे? अभी तो इसका औसत कितना आएगा? 4/2 2 आएगा। अगर 1 5 3 दे दे औसत निकालने के लिए, तो क्या करोगे? 5 नहीं, 4 ही रहने दो। तब क्या से निकालोगे औसत? 3 संख्या दे दे तब औसत कैसे निकालोगे बताओ? कुछ नहीं सर, इन तीनों संख्या को नीचे करेंगे, 1 + 4 + 3 बटे 3 कर देंगे, 4 3 60, 8/3 कर देंगे। इस तरीके से औसत निकलेगा, है ना? तो एकदम वही बात, यही काम तो यहां पे भी करेंगे, है ना? अगर किया गया कार्य निकालना है W = तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे। आवेश Q देने पर औसत विभव निकालना है, तो पहले विभव कितना था? 0 था, अब विभव कितना हो गया? V हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? गुणे 0 + V/2 कर देंगे, 0 + V/2 कर देंगे। सिंपल सी कहानी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? W = Q × V/2 हो जाएगी। बस प्रूफ हो गया। अब ये आपका किया गया कार्य है, लेकिन परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य जो था, किया गया कार्य जो था, यही आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य जो था, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये परिभाषा बताता है ना? ठीक है, परिभाषा के अनुसार ये किया गया कार्य जो है, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है ना? तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग भैया, ये किया गया कार्य, है ना, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि जो किया गया कार्य W था, ये किसके बराबर हो जाएगा? Q × V/2 के। ये किया गया कार्य जो है, यही स्थितिज ऊर्जा U के बराबर हो जाएगा, Q × V/2 हो जाएगा, है ना? ये आपकी सूत्र प्रूफ हो चुका है। लेकिन सर जी, आप तो बहुत गलत काम बोलते हो। आप तो कह रहे थे ½ होता है, यहां पे QV/2 करवा दिए। ये तो गलत है, ये तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है भैया, एकदम सही है। आप जानते हो कि U = क्या आया है? Q × V/2 आया है। और आप जानते हो C = क्या होता है? Q/V होता है। तो यहां से अगर आप Q का मान निकालोगे, हम जानते हैं, तो यहां से अगर आप Q का मान निकालोगे तो C × V हो जाएगा। ये वैल्यू अगर इसमें रखोगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा बताओ? U = 1/2, क्योंकि यहां पे C × V कर दोगे, है ना? क्योंकि यहां पे C भी रखे, तो U = 1/2 CV² नहीं आ गया? प्रूफ नहीं कर दिया आपने? किया कि नहीं किया प्रूफ? बताओ, कर दिया ना प्रूफ? कोई घबराने की बात है? हो गया प्रूफ, 1/2 CV²। तो इसमें 2-3 फार्मूले होते हैं। U = ½ Q × V भी फार्मूला होता है, ये तो आपकी इसके बारे में जानते ही हो। दूसरा फार्मूला CV² वाला भी प्रूफ हो गया, है ना? कितना आसान था, कुछ दिमाग लगाना था क्या? ये डेरिवेशन था? नहीं, डेरिवेशन नहीं था, एक समझ था। इसमें भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो जिंदगी बेकार है आप लोगों का। बचपन में औसत निकालने नहीं सीखे आप, तो जिंदगी बेकार है ना? 1/2 CV², यही प्रूफ तो करना था। सो इजी, कुछ नहीं करना था। हमने बताया कि आवेशित, देखो, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो ऊर्जा का 2 सूत्र होता है। एक तो ये आवेश के कारण होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र या संचित ऊर्जा का सूत्र। दूसरा क्या होता है? ये वाला सूत्र होता है। एकदम आसान सी बातें हैं, मैंने पूरा शिद्दत के साथ बताया है, आप दोबारा से इसको समझ सकते हो। एकदम दिमाग लगाओगे, एकदम आसान सी है।
दिमाग में सेट हो गया। और ये जब भी पूछता है ना 5 नंबर में नहीं पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। एग्जामिनर रोज चालाक हो गए हैं सब, है ना। एग्जामिनर चालाक इसलिए हो गए हैं भैया, जानते हैं छोटा सा डेरिवेशन है तो छोटा नंबर में पूछेंगे, 2 नंबर में पूछता है ना। दम लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इसे लिखोगे, अभी मत लिखो, एक और डेरिवेशन कर लेते हैं तब लिखना, ठीक है। अच्छा जी सरकार, एक और डेरिवेशन कराओगे गुरुजी? हाँ एक और डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। एक और डेरिवेशन कराएंगे, एक ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। अच्छा, जो कहते हैं दोबारा से दिखा दो गुरुजी, दोबारा से दिखा देता हूं, लेकिन ये गलत बात है। आप लोग जो पहली बार बताता हूं तो ध्यान से नहीं पढ़ते हो। बताओ इसमें क्या दोबारा से बताने वाला है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र को जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है, उसी को कार्य बोला जाता है। और आकार इज इक्वल टू आवेश इंटू विभव होता है, तो यहाँ पे आवेश इंटू विभव वाला फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे माने हैं कि क्यू आवेश देने पर भी विभव उत्पन्न होता है ना। तो क्यू आवेश हो जाएगा, विभव 0 से भी चला जाता है तो 0 प्लस भी हो जाएगा, है ना। क्यू आवेश देने पे, है ना, 0 प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, औसत विभव यहाँ पे निकालना पड़ता है, औसत विभव निकालना पड़ता है। तो औसत विभव क्या होता है? जैसे 1 और 3 है, इसका औसत निकालना है तो क्या करोगे? 1 प्लस 3/2 करते हो, 4/2 होता है, 2 आता है। इसी तरह से 0 प्लस भी है, इसका औसत निकालना तो 0 प्लस v/2 करोगे, निकल जाएगा। अच्छा, भी कहां से कैसे आया? अरे भैया लिखा है यहाँ पे कि मानते हैं कि एक चालक है, इस पे क्यू आवेश दिया जाता है तो इस पे भी विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? उस पे भी विभव उत्पन्न होता है। भाई कोई भी चालक है, उस पे अगर लाइन लगाओगे ना तो विभव उत्पन्न होगा ही। पहले शुरुआत में इस पे विभव 0 था, लाइन नहीं लगाए थे, लाइन लगाए तो भी विभव उत्पन्न हुआ। समझ में आया? बुझे लोगो? अरे बुझला कि ना? बतावा, इतना आसान डेरिवेशन 2 बार पूछ रहे हो तो भाई हमको लगता है इसमें प्रॉब्लम आपके, इसमें इलाज करवा लो। हाँ, इलाज करवा लो सरकार। चलो अगला देख लेते हैं। अगला 5 नंबर, ये भी 2 नंबर में पूछता है। एग्जामिनर वो चालाक हो गए, है ना। क्या करेंगे? जानते हैं छोटा सा डेरिवेशन है ना, तो 2 ही नंबर में पूछ के काम चला देते हैं। क्वेश्चन कितना अच्छा है। दम लगाओ ब्रो, एक बार दम लगाओ ब्रो एंड सिस्टर्स। एक संधारित्र की संचित ऊर्जा, है ना, ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, सिद्ध कीजिए। अच्छा बुझ गई नी? अच्छा ठीक है। तो संचित ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व आपसे पूछा है। ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है? ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है पता है? ये जानने से पहले आपका ये सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर सूत्र होता है। इसी सूत्र को क्या करना है? सिद्ध करना है, डेरिवेट करना है, प्रूफ करना है। इसी सूत्र को 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसी सूत्र को क्या करना है? डेरिवेट करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया? चलो अच्छा जी सरकार, आप लोग जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? अरे बोलो भैया, बुझ गई नहीं तो बोल दो इधर। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? सूत्र बता दो। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। कैमरा बंद हो गया क्या? अरे यार, ये भी कभी कभी ना बेवकूफों वाला काम करने लगता है। ऐसे डेरिवेशन में कौन अपना आंख बंद करता है यार? खोलो इसको, खोलो।
पैसा चाहिए यार, हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए 1 लाख रुपए कम से कम। कैमरा चेंज करें तब ना कुछ बात होगा, है ना। पैसे नहीं उतना है। हाँ बताए। चलो कोई बतिया नहीं, बताना कुछ नहीं है, करना है। दम लगाएं, चलो आओ दम लगाते हैं। आप लोग जानते हो ऊर्जा, ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है? संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र का ऊर्जा, ये बताओ ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है सरकार? 1/2 CV² होता है ना। 1/2 CV² होता है संधारित्र का ऊर्जा। अच्छा, अच्छा गुरुजी अच्छा, ये 1/2 CV² होता, हाँ 1/2 CV² होता, आपके सामने है ना। चलो जी सरकार। अच्छा, तो ये ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा आयतन, अच्छा आयतन, आयतन, आयतन पता है क्या होता है? नहीं पता। आयतन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आयतन भी लिख दोगे, आयतन ये भी लिखोगे, ये वोल्टेज वाला या आयतन वाला भी है, इतना समझ लेना, है ना, इतना समझ लेना। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ऊर्जा घनत्व का सूत्र, है ना। ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा भैया कहाँ है यहाँ पे? 1/2 CV² है, 1/2 CV²। आयतन क्या है? भी है। ये हो जाएगा, ये आपकी कहानी हो जाएगी, है ना। बताओ, ये आपकी कहानी हो जाएगी। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे भी जो है आपका, भी वोल्टेज, भी विभव, विभव भी इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, विभव भी इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है सर? एक सूत्र होता है W/Q होता है सर, एक सूत्र होता है E/D होता है सर, यही सब तो बताए थे आप। हाँ, एक सूत्र क्या होता है? E/D। और क्या होता है? बताओ 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 बताओ, क्या होता है सूत्र? बोलो। हम्म, बोलो। खैर छोड़ो, अच्छा, है ना, यही होता है 2-3 सूत्र। खैर सूत्र का छोड़ो, अभी हम लोग आयतन पे आते हैं। आयतन इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ? आयतन इज इक्वल टू, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही आयतन का सूत्र होता है ना। अच्छा जी सरकार, लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं भैया? इन दोनों को तो लिखते हैं हम लोग क्षेत्रफल A लिखते हैं, इसको क्षेत्रफल A कर देते हैं। ऊंचाई को क्या लिखते हैं? ऊंचाई को D लिखते हैं, ऊंचाई मतलब डिस्टेंस D लिख देते हैं, है ना। तो ये इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A इंटू डी हो जाएगा, इसका आयतन भी के बराबर, जो भी है A इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अब दम लगाना इधर सभी लोग, है ना। और आप लोग जानते हो संधारित्र की धारिता, संधारित्र, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है? अपसालन नाट A/D होता है ना, यही होता है। और ये हम कहां रखेंगे? इसमें रखेंगे, किसमें? इसमें रखेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको देखो ध्यान से समझना, वरना फिर कहोगे नहीं समझ में आया। ऊंचाई को H भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे H नहीं D लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस या दूरी या D लिखते हैं, ठीक है। H भी लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसको ऊर्जा घनत्व वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मानते हैं, है ना। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में C तथा D, C तथा V का मान रखने पर
क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपसालन नाट ए, सॉरी यहाँ पे यू इज इक्वल टू क्या, 1/2 सी भी स्क्वायर अपान डी है, इस सॉरी अपान कैपिटल भी है, मान रखोगे तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझना। यही है ना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 तो यही है, 1/2 सी भी स्क्वायर अपान भी, ठीक है। इसी में मान रखना है, ठीक है, इसी में मान रखना है, किसका, सी का मान रखना है। सी का मान क्या रखेंगे बताओ, अपसालन नाट ए अपान डी का मान रखेंगे, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपसा 1/2 रहेगा, अपसालन नाट ए अपान डी हो जाएगा, ठीक है, इंटू भी, इंटू क्या, इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा अपान, अपान नीचे डी है, नीचे क्या है, कैपिटल भी है, तो नीचे कैपिटल भी का मान क्या हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है सरकार, समझ में आ गया इतना, अच्छी बात है। हमने क्या किया, सी का मान ये और भी का मान ए इंटू डी इसमें रख दिया, ठीक है, कुछ और अलग से नहीं किया है। अच्छे से ध्यान से सुनना समझना, वरना फिर कहोगे दोबारा बताने के लिए, मैं हर एक स्टेप को बैक जा जाके बता रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 अपसालन नाट ए अपान डी इंटू भी स्क्वायर, ठीक है, अपान ए इंटू डी है। तो भैया देखो यह ए इंटू डी जो है इसका नीचे से नीचे गुणा हो जाएगा, है ना, तो यहां से u का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया बताओ, 1/2 अपसालन नाट ए अपान ए इंटू डी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, ये ए से ए कट जाएगा, अच्छा जी सरकार ये बताना जरा, 1/2 अपसालन नाट भी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे भी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अच्छा आप लोग जानते हो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू भी अपान डी, ये सूत्र होता था जिसे हम लोग भी अपान यल भी कहते थे, यही कहते थे ना, भी अपान यल कहते थे, तो भी अपान यल के यहाँ पे अगर भी अपान डी लिख दोगे तो ये हो जाएगा। तो यहां से अगर आप यहां पे लिख दूं, हम जानते हैं, हम तो जानते रहते थे, आप भी जान जाओ, हम जानते हैं, ठीक है। यहां पे अगर इसको आगे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 अपसालन नाट भी अपान डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 अपसालन नाट ई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये आपका सूत्र होगा किसका, स्थितिज ऊर्जा का, ऊर्जा घनत्व का, यही तो प्रूफ करना था, है कुछ नहीं। देखो ऊर्जा बटे आयतन, यहां तक तो आपको एकदम बचपन से समझ में आ जाएगा, क्योंकि घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। बस ऊर्जा यहाँ पे सी का मान अपसाल नाट ए अपान डी रख देना है, भी की यहाँ पे ए इंटू डी रख देना है। मैं दोबारा अपने से बता रहा हूं, कमेंट मत कर देना दोबारा बताने के लिए, ए इंटू डी रख देना। अब ये ए डी ऊपर चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा, भी अपान डी बचेगा, भी अपान डी का स्क्वायर रहेगा, भी अपान डी के यहाँ पे ई का वैल्यू है, कट के आ जाएगा। कछुआ नहीं करना है यार, आसान आसान डेरिवेशन है, और जमरो चलाक होता है, उसको पता है कि आसान है, इसलिए नंबर काटता है। हाँ 2 नंबर वाला डेरिवेशन है, खुश मत हो जाओ, है ना, दम लगाओ दम, आगे चलूं। अच्छा भी अपान डी कहां से आया, पहले वाले चैप्टर से आया है, पहले वाले चैप्टर से, हाँ पहले वाले चैप्टर से भी अपान डी आया है। अच्छा एडी कहां से आया, अच्छा एडी यहां से आया भैया, देखो आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अच्छा जी लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है ये क्षेत्रफल के बराबर होता है प्यारे बच्चों। ऊंचाई को हम लोग एच लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, मैंने डी लिख दिया, ठीक है सरकार, दम लगा दिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, लगाना चाहिए था दम, क्योंकि आप नहीं हो, हम नहीं हैं किसी से कम, लगा देंगे पूरा दम, क्योंकि हम नहीं हैं किसी से कम। सही है ना सेंटेंस,
लगा देंगे भैया पूरा दम, क्योंकि हम नहीं है किसी से कम, क्योंकि इस बार बनने वाले हम टॉपर हम। ठीक है, कितना अच्छा सेंटेंस बनाया। लगा देंगे पूरा दम क्योंकि हम नहीं हैं किसी से कम, और इस बार टॉपर बनेंगे हम। ई पर टू कहां से आया? हे सरकार, हे भैया, भी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ भी अपान टू, भी अपान डी का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो ध्यान से नहीं देखते हैं क्लास, और ऐसे क्वेश्चंस को आज तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद कोई क्लास होगी तो ऐसे वाले बच्चों को हम निगलेक्ट मार देंगे, क्योंकि वो ध्यान से नहीं देखते हैं। जो पूछ रहे हैं सर ई के ऊपर टू कहां से आया, अरे यार बहुत आसान है। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, नीचे डी स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, आप जानते हो ई इक्वल टू भी अपान डी होता है, और भी अपान डी का हम यहाँ स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और भी अपान डी के यहाँ पे ई लिख सकते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल दिया जाए, है ना। लगा देंगे पूरा दम क्योंकि नहीं है किसी से कम हम, और इस बार टॉपर बनेंगे हम नहीं, आप लोग बनोगे। ठीक है भैया, जितना दम है पूरा लगाना है इस बार, है ना। ठीक है सरकार, जितना दम है पूरा लगाना है। एक और कर लिया जाए डेरिवेशन। बताओ। चलो एक और डेरिवेशन कर लिया जाता है एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। कोई घबराने की बतिये नहीं थी, इसको भी कर लेते। ठीक है, चलो एक और कर ही लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कुछ वो नहीं करना है, क्योंकि इस बार बनोगे टॉपर आप सभी लोग। देखो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, और इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये बात जो कह रहा है कि किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये तो आप लोग अपने से बढ़ाने वाली बात कर लेना, क्योंकि मैंने संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आप सभी लोगों से बता रखा हूं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, है ना, ये है। तो चलिए इसको डेरिवेट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो ठीक है सरकार, है ना। देखो अच्छा ये बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, ध्यान से बताओ। धारिता का व्यंजक, धारिता C इक्वल टू सूत्र क्या होता है, बताओ। धारिता C इक्वल टू सूत्र क्या होता है? हाँ, धारिता का व्यंजक, धारिता C इक्वल टू, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू सूत्र क्या होता है? हाँ, दम लगाओ एक बार सभी लोग, बताओ। दिमाग पे दम लगाओ, दम लगाने का मतलब समझते हो, दिमाग पे अपने दम लगाओ, दिमाग बताएगा क्या होता है। अपसालन नाट ए अपान डी, ये सूत्र होता है जी सरकार, ये तो सही बात है। अपसालन नाट ए अपान डी होता है, यही होता है। इसी का प्रूफ करेंगे हम लोग, लगा के दम कर देंगे इसका प्रूफ हम, और टॉपर बनेंगे हम। ठीक है सरकार, सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये डेरिवेशन सबसे आसान है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे मेरी बात, हम जानते हैं ना, आप लोग मानते ही नहीं मेरी बात, है ना। खैर छोड़ो, जाने दो, नहीं मानते हो तो जिंदगी की बात है, हम करके इसको सबसे आसान बना के दिखाएंगे। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, लग तो रहा है ना समांतर प्लेट संधारित्र, ऐसा नहीं कुछ और लग रिया है, लग रिया है ना समांतर प्लेट संधारित्र, ना लग रिया है।
लग रिया है कि नहीं लग रिया है, बताओ। ये समांतर प्लेट संधारित लग रिया है या नहीं लग रिया है, ये बताओ यार। हमें तो लग रिया है कि ये समांतर प्लेट संधारित रहे, है ना। लाल पीला, लाल फूल नीला फूल अप्रैल फूल, है ना। चलो ये बताओ, ये समांतर प्लेट संधारित रहे। हमें तो लग रिया है, आपको लग रिया है कि नहीं लग रिया है। इस पे धनात्मक चार्ज है, इस पे क्या है, सभी पे धनात्मक चार्ज है। और इस पे क्या है, इस पे ऋणात्मक चार्ज है। ये प्लेट ए है, ए भैया है, कलर चेंज करो, ठीक है। अच्छा कलर चेंज करता हूं पंकज, कलर चेंज करता हूं। ये प्लेट बी है, इसका मध्य बिंदु ओ है मध्य बिंदु ओ है, लग लिया है। अच्छा लग रिया है, चलो ठीक है सरकार, है ना। अब मध्य बिंदु ओ पे मुझे जरा बताओ, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हमें लग रिया है कौन कौन बच्चा पढ़ने वाला रिया है, कौन कौन बच्चा बस मजा लेने वाला रिया है, यहीं पे बता दी लिया है। अब दम लगा दो, बता दो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस ओ बिंदु पर। नहीं खे बताओगे, बता दोगे। क्या होगी, दोनों प्लस दे सकते हैं, लेकिन समांतर प्लेट संधारित है। जीरो बता रही है यार। अपसालन ए अपान ए, अपसालन नाट। हाँ कुछ लोग सही बता रिया है, कुछ लोग गलत बता रिया है। गलत बता रहे हैं। क्या होगा देखो, अगर हम पूरा वैद्युत क्षेत्र पूछें तो क्या होगा, सिग्मा अपान अपसालन नाट होगा। भैया क्लास कर लिया करो आप सभी लोग, है ना, पढ़ लिया करो भैया, पढ़ लिया करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। जहां पे समांतर प्लेट संधारित मैंने पढ़ाया था वही बताया था, यहाँ पे सिग्मा अपान अपसालन नाट होता है। क्यों सिग्मा अपान अपसालन नाट होता है इसके बारे में बताया था। देखो प्लस वाले कार्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो प्लस वाले कार्ड E1 इधर की दिशा होगी, और प्लस वाले की माइनस वाले की कार्ड भी दिशा इधर ही की होगी, इसका भी दिशा E1 इधर ही की होगी। दोनों जोड़ E2 मान लो, E2 दोनों जोड़ लो तो एक के कार्ड सिग्मा अपान 2 अपसालन नाट होता है। जोड़ोगे सिग्मा अपान 2 अपसालन नाट, सिग्मा अपान 2 अपसालन नाट, तो आपका आ जाएगा वही जो आप देखे हो, है ना, सिग्मा अपान अपसालन नाट। ये बात मैंने तो क्लास में पढ़ाई थी, लेकिन आप लोग भूल गया रिया है, भूल गए रिया है, तो हम कहा बोल रिया है। क्लास में बताई थी, बताए थी नहीं बताए थे, बताए थे। इतना जल्दी भूल जा रहे हो यार, कुछ दिन बाद हमें भी भूल जाओगे, अपने भाई को भूल जाओगे जिंदगी से। बहुत गलत है यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी ना भूला करो भाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान अपसालन नाट हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, सिग्मा अपान अपसालन नाट हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और आप जानते हो या हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो यहां से हम लोग ई का मान क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू अपान ए अपसालन नॉट हो जाएगा।
Q अपान A अपसालन नॉट हो जाएगा, है ना। इसको क्या मानो, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। और आप लोग जानते हो क्या, धारिता C इज इक्वल टू, अच्छा धारिता छोड़ो, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भैया, कि धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान D होता है, यही होता है, अरे सॉरी, Q अपान V होता है, Q अपान V होता है, ठीक है। ये धारिता C इज इक्वल टू सूत्र होता है, हम जानते हैं, यहां पे लिख दो, हम जानते हैं। नहीं जानते हो आप लोग, C इज इक्वल टू Q अपान V सूत्र होता है, नहीं जानते हो, जानते हो ना आप लोग। और साथ में ये भी जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, अभी अभी जानते हो क्या होगा, V अपान D हो जाएगा, ये भी जानते हो आप सभी लोग। ये दोनों चीज नहीं जानते हो आप लोग, बताओ, कसम खाओ मेरा कि नहीं जानते हो, कसम खाओ, सच्ची सच्ची कसम खाना, वरना मर जाऊंगा, कल क्लास लेने नहीं आ पाऊंगा, फिर रह जाएगा सिलेबस, है ना। बताओ, ये नहीं जानते हो, Q अपान V और V अपान D, जानते होगे ना, नहीं जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ जरा, V बाई डी, हाँ, अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, बताओ, अगर मैं भी इक्वल टू लिखना चाहूं तो इन दोनों का गुणा आपस में करके लिख सकते हैं, E इंटू डी लिख सकते हैं, भी का गुणा करना चाहूं तो भी इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा E इंटू डी लिखने में, हाँ, E इंटू डी लिख सकते हैं ना, E का गुणा कर दूंगा, E का गुणा कर दूंगा इसमें, इसका इसमें गुणा कर दूंगा, E इंटू डी हो जाएगा। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, लिखेंगे भी, बढ़ेंगे भी, है ना, लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं जी सरकार। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग जानते हो C इज इक्वल टू क्या है, Q अपान V है, तो V की वैल्यू E इंटू डी रख दो, रख दो E इंटू डी, रखो तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपान रखने पर, रखने पर रख दो तो C अपान E इंटू डी हो जाएगा, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपान E इंटू डी हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, E इंटू डी हो जाएगा। अब 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 क्या, अब अब हम क्या करेंगे, E का मान जो है, E का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखने पर, रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर क्या हो जाएगा, रखोगे तो E इज इक्वल टू क्या आया है, बताओ, समीकरण 1 में E इज इक्वल टू क्या आया है, Q अपान ए अपसालन नाट आया है, तो हम यहाँ पे E इज इक्वल टू Q अपान ए अपसालन नाट कर देते हैं, रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा बताओ, तब तब यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान ए अपसालन नाट इंटू डी, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये Q से Q कट जाएगा, कहाँ बचेगा यहाँ पे बताओ, जादू मंत्र हो गया क्या, यहाँ पे Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा, नीचे D बचेगा, अपान अपसालन नाट A बचेगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपसालन नाट A अपान D हो जाएगा। आसान है कि नहीं बताओ, एकदम आसान है कि नहीं, आसान पकड़ोगे कि नहीं इसको, है ना, आसान पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस खेत की मूल्य बताओ, प्रूफ नहीं कर पाओगे, कुछ किया क्या मैंने, नहीं किया, इतना आसान सा प्रूफ है, पता नहीं क्यों सब लोग डेरिवेशन से भगते हैं, डरते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, न तो डरने वाली चीज है, न तो भगने वाली चीज है, पटक के मारने वाली चीज है। और पक्का बता रहा हूं, ये रैंक 1 की तैयारी है, अगर आप कर रहे हो मेरे साथ तो, पक्का पक्का
हम तो इस बार रैंक 1 के नीचे बात ही नहीं करने वाला हूं। इतना इजी तरीके से आपको ऑनलाइन में घूम के देख लेना, नचा के देख लेना, पूरा जहां पे भी नाचते हो आप लोग देख लेना, नचा के देख लेना, कहीं पे भी नहीं कराया जा रहा हो, इतना बता दे रहा हूं। ये अनुभव है ना, दम लगाने का तरीका है। फिर से मेरी बात बोलना है, लगा देंगे पूरा दम, नहीं है किसी से। बोलो यार, आप लोग बोलते नहीं हो। चलो फिर से, लगा देंगे पूरा दम, हम नहीं है किसी से कम, और इस बार टॉपर बनेंगे हम। ये बोल देना सभी लोग, पूरा दम लगा देना। ये टफ तो है क्या डेरिवेशन, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी सरकार, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें। तो नेक्स्ट डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने है, और ये थोड़ा कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, थोड़ा कठिन भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर, कितने दूरी पे भैया, यहां पे लिखा है आर दूरी पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दम लगाओगे तो एक बार में आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। पता है ये बोर्ड इतना गर्म हो गया है कि इस पे अगर हम रोटी पकड़ के रख देना तो ये रोटी बना देगा मुझे लगता है। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश क्या है, एक बिंदु आवेश यहाँ पे रखते हैं क्या, देखो ये डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से देखना सभी लोग, है ना, क्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु आवेश क्यू है। इस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी स्थित है। इस पी बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, विभव का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विभव का मान ज्ञात करना है। अच्छा जी सरकार, ये बताओ जरा, इस आर दूरी पर जो यहां पे बिंदु पी स्थित है, इस पी बिंदु पे विभव का मान कितना होगा, इस बिंदु पी पे विभव का मान कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे, एक बार कोई बच्चा दम लगाकर बता सकता है, इस पी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, बताओ, इस पी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है भैया, बताओ, कोई फार्मूला बच्चा बता दे मुझे, देखो बोलो। अच्छा हाँ, एक भाई ने बताया कि विभव का नाम मान V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर होता है। जी सरकार, ये बात सही है, विभव का मान के क्यू अपान आर, ये विभव V का मान होता है, जीरो थोड़ी ना होगा, के क्यू अपान आर होता है ये विभव का मान। अब इसी को प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर, यहां पे जो ये बिंदु बी है, यहां पर एक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट रख लेते हैं। ये क्या है, ये एक परीक्षण आवेश है, ध्यान देना, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश टेस्ट करने के लिए कि भैया इस आवेश का प्रभाव यहां तक है कि नहीं, है ना, तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट मैंने यहां पे रख दिया। अब यहां पे मानता हूं कि माना क्यू से आर दूरी पर, क्यू से आर दूरी पर, है ना, ठीक है, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, एक परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है ना, ठीक है, ठीक है, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और क्यू से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है,
जिस पर क्या निकालना है, विभव, विभव का मान ज्ञात करना है, जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात हो गया। अच्छा जी सरकार, ये बताओ, है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया यह जो बिंदु है ना, यह बिंदु जो है, ये जो ये मान लेते हैं ये क्यू नाट जो आवेश रखा गया है, इस क्यू से एक्स दूरी पर इस क्यू नाट आवेश को हमने रखा है ना, क्यू से एक्स दूरी पर इस क्यू नाट आवेश को मैंने क्या किया है, रखा है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है, बल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के, देखो एक क्यू दूसरा क्यू नाट अपान इसके बीच की दूरी कितना एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, है ना, समीकरण नंबर 1। देखो इस क्यू आवेश से आर दूरी पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, और इस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर क्यू नाट आवेश रखकर हम टेस्ट ले रहे हैं कि वहां पे वैद्युत विभव का मान है कि नहीं, अगर वहां पे इस आवेश का प्रभाव है कि नहीं, इसका टेस्टिंग चल रहा है। तो भैया टेस्टिंग वाले पॉइंट पर के क्यू अपान के क्यू नाट अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना प्यारे बच्चे, आपको पता है ना, क्या पता है गुरुजी, पता तो ये है कि विभव भी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। हमें यहां पे बल एफ का मान निकला हुआ है, हमें यहां पे अगर डब्ल्यू का मान निकलेगा तब नीचे क्यू से भाग देंगे, विभव प्राप्त होगा। तो हमें डब्ल्यू का मान कैसे निकालेंगे, है ना, क्या डब्ल्यू का मान कैसे निकालेंगे, तो हम डब्ल्यू का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो आवेशवा क्यू नाट है ना, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डीए या आवेश को थोड़ा सा क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। कितना दूरी विस्थापित करते हैं, डी एक्स दूरी विस्थापित करते हैं, यहां से डी एक्स दूरी का विस्थापन करते हैं, है ना, ये विस्थापन करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माना परीक्षण आवेश को डी एक्स दूरी विस्थापित करते हैं तो क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा बताओ, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य W इज इक्वल टू यही होता है, कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है। ये बचपन में पढ़े हो ना, कार्य इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स या एफ इंटू डी, ऐसा तो पढ़े हो गए आप सभी लोग, जरूर पढ़े हो गए आप यार, नहीं पढ़े हो बचपन में, एफ इंटू डी एक्स होता है। अगर हम समीकरण नंबर 1 से एफ का मान रख दें इसमें तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से एफ का मान रखने पर ना क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F का वैल्यू क्या है यहां पे, F का वैल्यू है यहां पे क्या, के क्यू नाट अपान एक्स स्क्वायर है, के क्यू नाट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये कार्य है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो कार्य है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कार्य जो है ना, ये किया गया कार्य है, लेकिन हम यहां पे कार्य क्या निकालते हैं, एक आवेश को, है ना, क्या करते हैं, एक आवेश को माना एक आवेश, एक परीक्षण आवेश, ध्यान समझना, परीक्षण आवेश कौन सा है, क्यू नाट है, इसको अनंत से है ना आर दूरी पर लाया
जाता है तो क्या होगा, अनंत से आर दूरी पर लाया जाता है तो क्या हो जाएगा, कार्य, ये जो डी डब्ल्यू कार्य था समाकलन करना पड़ेगा जी अनंत से कितना तक, इंफिनिटी से अनंत से आर तक, डी ओमेगा इज इक्वल टू समाकलन के Q1 क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स अनंत से आर दूरी तक। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आगे ले जाएंगे तो ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे इसको आगे ले जाएंगे तो ध्यान देना क्या होगा, देखो इसका डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। और यहां पे देखो के Q1 क्यू नॉट अपान के Q1 Q2, ये तो नियतांक है, ये बाहर आ जाएगा। देखो समाकलन करने जिसको नहीं आ रहा है बेहतर होगा कि ये इसको याद कर ले, क्यू नॉट है ना, ये बाहर आ जाएगा। समाकलन इन्फिनिटी से आर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको आगे ले जाओगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू नॉट। अब देखो यहां पे 1 अपान एक्स का समाकलन करेंगे तो 1 अपान एक्स का समाकलन 1 अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1 अपान एक्स। ये मैथ वाले बच्चों को ज्यादा आ रहा होगा, है ना, ये मैथ वाले बच्चों को हमसे ज्यादा आ रहा होगा, मतलब मैं खुद मैथ वाले हूं, तो बायोलॉजी वालों को थोड़ा दिक्कत होगी यहाँ पे, है ना, है ना, बायोलॉजी वालों से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैथ वालों बच्चों को तो पूरा ही आ रहा होगा, जबरदस्त आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स हो जाएगा। देखो यहां पे इंफिनिटी होगा, यहां पे आर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैथ वाले बच्चों को नहीं आ रहा है समाकलन, तो बेसिक क्लास मैंने लिया है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और ऐप में तो मैंने लिया ही है। उस बेसिक क्लास को अच्छी तरीके से देख लो, है ना, बेसिक क्लास बढ़िया तरीके से देख लो, उसमें मैंने समाकलन बताया है। समाकलन में कुछ होता नहीं है, जैसे यहां पर x के पावर -2 है ना, इसमें एक घात जोड़ देते हैं और उसी से भाग दे देते हैं, है ना, -2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरह से -1 अपान एक्स करीब में इसका मान आएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों को, बताओ, बोलो। इस तरीके से होता है समाकलन। ठीक है ना, तो इस तरीके से समाकलन होता है, प्लस सी लिखा जाता है, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, नीचे क्या हो जाएगा 1 अपान आर, माइनस में -1 अपान 0 हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है ना, 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, बोलो, 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, बोलो, बताओ। 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे, 0 होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, यहां पे 1 अपान आर, यहां पे -0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके आगे ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या, के क्यू नॉट अपान आर हो जाएगा। बाकी ये 0 तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 0 आर हो जाएगा। यहां पे माइनस होगा, माइनस नहीं भी लोगे तब पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किया गया कार्य क्या है भैया, बताओ, कार्य क्या है, W इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर है ना। तो विभव क्या हो जाएगा बताओ, विभव क्या हो जाएगा, विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q हो जाएगा। W का वैल्यू के क्यू नॉट अपान आर बटे क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी सरकार, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, है ना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं काट सकते हो तो ऐसे काटो, इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, के क्यू नॉट बटे क्यू नॉट इंटू आर हो जाएगा, ये नीचे का नीचे गुणा हो जाता है ना। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो विभव भी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू अपान आर हो जाएगा। अच्छा जी, के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से विभव भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर हो जाएगा।
ये हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बताओ, ये विभव v का मान हो जाएगा, कुछ करना नहीं है ना। सर गुणे की जगह पे डी आर क्यों लिखा? सर जी x के जगह पे डी आर आर क्यों लिखा? क्योंकि भैया हम आवेश को कहां से, अनंत से r दूरी तक लेके आ रहा था। हमने जो किया गया कार्य निकालना था, अनंत से r दूरी पर लेकर आने में किया गया कार्य निकालना था। ठीक है, अनंत से r दूरी तक लेकर आने में किया गया कार्य को निकालना था, इसलिए मैंने वहां पे 0 से लेकर r तक का लिमिट रखा। मुझे पता है माइनस कहां गया, ये कुछ बच्चों का प्रश्न आएगा। मैंने आपको बताया था, जब कोई वस्तु उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है तो कार्य क्या होता है, धनात्मक की ऋणात्मक, ये मैंने क्लास में बताई थी। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है तब कार्य क्या होता है, धनात्मक की ऋणात्मक, इसके बारे में भी मैंने बताया था। भूल गए होगे आप सभी लोग? वही फंडा है यहाँ पे। कार्य धनात्मक ऋणात्मक केवल इतना ही बताता है कि कार्य करना पड़ रहा है या कार्य प्राप्त हो रहा है, बस इतना ही होता है, इससे अधिक नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो लफड़ा बस उतना से, कार्य प्राप्त होना नहीं होना है ना, बस यही है। तो इसलिए माइनस का कुछ वैल्यू नहीं है, कार्य कभी ऋणात्मक होता नहीं है, बस बताता है कि कार्य किया जा रहा है या कार्य प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लो आप बहुत ऊंचाई से साइकिल से नीचे आ रहे हो तो उसमें कार्य प्राप्त होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाओगे, पहाड़ पे चढ़ोगे तो कार्य करना पड़ रहा है ना। बात समझ में आई आप लोगों को? ये सिस्टम होता है, तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मुझे दोबारा बताने से, कहने से पहले आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चीज थोड़ा सा है टिकी, थोड़ा सा इसमें मैंने पहले बोला ना, इसमें ये समाकलन है जो कि बायोलॉजी वालों को ज्यादा दिक्कत करता है। अभी मैथ वाले भी समाकलन नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी दिक्कत होगा, जब बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ते इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, और सब कुछ इजी है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसे एक बार अपने से जरूर ट्राई करना, पढ़ना जरूर, आ जाएगा प्यारे भाई एकदम। चलो अब चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक बार दोबारा से वीडियो जरूर देख लेना, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। ठीक है, चलो क्या हुआ, इसको बैक करूं? नोट नहीं किए हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, नोट किए नहीं किए हो तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आप लोगों से, या क्लास को दोबारा से देख के देख लेना, है ना, समझे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान है। छोटे द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करिए, या फिर सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, और सिद्ध, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। यानी कि यहां पर आपको किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान पूछ रहा है, अलग अलग टाइप से करके। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव, जैसे आपके सामने यह आपके एक मैंने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, यहां पे माइनस क्यू है, यह आपका यहां पे क्या माइनस क्यू है, यह आपका क्या है प्लस क्यू है, यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, इसका मध्य बिंदु ओ है, और ओ से आर दूरी पर यहां पे बिंदु पी स्थित है। इस पी बिंदु पर, इस पी बिंदु को क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर होता है। यह वैद्युत विभव का मान होता है। जो आप सोच रहे हो ना, वो वैद्युत क्षेत्र का मान सोच रहे होगे, सर पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र का मान इसी टाइप से बताया था, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान पहले चैप्टर में बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, ये वैद्युत क्षेत्र का मान मैंने बताया था, और ये वैद्युत विभव का मान यहां पे पूछा है, इसको प्रूफ करना है ना। ठीक है, दूसरी बात यहां पे ऊपर, दूसरी बात ऊपर यहां पे, ए मोटा मत चल, दूसरी बात ऊपर यहां पे, यहां से ऊपर कोई बिंदु यहां पे स्थित है, ये है आपका, सॉरी ये निरक्षी नहीं, ये अच्छी स्थिति है, अच्छी है,
अच्छी स्थिति, है ना। यह आपका क्या यहाँ पे निरक्षी स्थिति। और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव V का मान पता है क्या होता है? वैद्युत विभव V का मान होता है क्या, बताओ? 1/4 पाई, वैद्युत विभव V का मान होता है 1/4, सॉरी, वैद्युत विभव V का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है पता है? 1/4 पाई ε0 P/r³ होता है, P/r³ होता है। ये वैद्युत क्षेत्र का मान है। ये दोनों बात याद रखना सभी प्यारे भाई, याद रखने वाली बात ही है, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। निरक्षी स्थिति के लिए 0 होगा, अच्छी स्थिति के लिए ये होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे 2p होगा, इसीलिए तो मैंने दोनों लिखा ना। वैद्युत क्षेत्र के मान में 2p होता है प्यारे भाई, वैद्युत विभव के मान में नहीं। समझे क्या? वैद्युत क्षेत्र के मान में 2p होता है, वैद्युत विभव के मान में नहीं। नहीं समझे? समझ गए? बताओ। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। इसी चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। इसी चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। इसी चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है ना। ठीक है, इसी चीज को प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं अच्छे तरीके से। कैसे प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है आपके सामने। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है ये। ठीक है, ये वैद्युत, पहले अच्छी स्थिति वाला प्रूफ करते हैं ना। एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं, ये रहा आपके सामने एक वैद्युत द्विध्रुव, ना। ये आपके सामने वैद्युत द्विध्रुव है। इधर आपका -q आवेश है, इधर आपका +q आवेश है। इधर बिंदु A है, इधर बिंदु B है। इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर यहां पे एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान निकालना है। इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान निकालना है। एक भाई करें नहीं समझ में आया। बाबू ये तो मैंने क्लास में बताया था, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी। ये आपको आना चाहिए था, ये मैंने क्लास में बता दिया है। हाथ जोड़ने दो, हाथ जोड़ रहा हूं। ये आप अपनी जिंदगी बर्बाद करना छोड़ दो, रिवीजन करो। पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ा करो, वरना फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। ये माताजी पिताजी कितना मेहनत से पैसे दिए होंगे पढ़ने के लिए, आपको समय दे रहे हैं। भाई होने के नाते मुझे भी दुख होता है जब ऐसे प्रश्न आप लोग करते हो उधर से। तो रेगुलर पढ़ो, रोज क्लास में आओ। मैंने पहले दिन भी बोला था, आज भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि रोज क्लास में आओ, ध्यान से सुनो, पढ़ो, तब कुछ कर पाओगे। चलो देखो, है ना। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, इसकी लंबाई कितना है? 2l है। ठीक है, तो यहां पे मानते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु बिंदु पी स्थित है, जिस पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विभव का मान ज्ञात करना है ना। देखो,
क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में निरक्षी स्थिति तथा अच्छी स्थिति दोनों पूछा है। जैसे देखोगे यहाँ पे आपका तो एक बिन छोटे यहाँ पे देखो, यहाँ पे निरक्षी स्थिति पूछा, नीचे अच्छी स्थिति पूछता है। तो हम सबसे पहले अच्छी स्थिति बता देते हैं, फिर निरक्षी स्थिति भी बताएंगे एक एक करके, ठीक है ना। और लेकिन एग्जाम में एक ही पूछेगा आपसे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव क्या होगा इसको ज्ञात करते हैं, है ना। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो K, अब देखो माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू अपान यहां से A से लेकर P तक की दूरी ए पी हो जाएगा, ठीक है, ए पी। अच्छा अब देखो ये 2l है ना, तो 2l अलग अलग देखोगे तो ये यल, ये इसकी लंबाई आपका यल हो जाएगा और इसकी लंबाई भी आपका यल हो जाएगा, अलग अलग निकालोगे तो, है ना। ठीक है सरकार। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पे विभव क्या होगा। तो ध्यान से समझ लेना, V प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव क्या होगा, ध्यान समझ लेना। देखो प्लस क्यू आवेश कारण पी बिंदु पे विभव के, अब देखो प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण विभव क्या होगा, के यहां पे प्लस क्यू आवेश है बटे इसके बीच की दूरी, यहां से बी से पी तक की दूरी पी पी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों कहानी हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी कहानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी सरकार। अच्छा जरा मुझे बताओ यहां पर एपी का मान क्या होगा, एपी का मान क्या होगा, जरा बताओ एपी का मान क्या होगा, बताओ ए से पी तक की दूरी जो है एपी का मान क्या होगा। तो देखो ओ से पी तक की दूरी आर है, ये आर है और ये यल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से ओ तक की दूरी प्लस ओ से पी तक की दूरी जोड़ सकते हैं। एपी का मान क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, आर प्लस यल हो जाएगा, ये एपी का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एपी का मान हो जाएगा, ये एपी का मान हो जाएगा। अगर हम बीपी का मान पूछें तो बीपी का मान क्या होगा, तो यहां से बी से पी तक की दूरी कैसे निकालोगे, देखो भैया बी से पी तक की दूरी निकालना है तो ओ से पी तक की दूरी क्या है, ओपी है, इसमें से घटा दो, क्या दो घटा दो, ओ बी का मान घटा दो, ओ बी घटा दो, तो यहां से बीपी का मान क्या निकल के आ जाएगा पता है, आर माइनस यल हो जाएगा, ये बीपी का मान हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू अगर रखना चाहें तो आप यहां पे रख सकते हो। देखो ध्यान से सुनना वरना फिर कमेंट बाजी के चक्कर में नहीं समझ में आएगा, फिर मुझसे मत कहना के माइनस क्यू अपान आर प्लस यल और के प्लस क्यू अपान आर माइनस यल, ये हो जाएगा। अच्छा अब प्लस क्यू आवेश कार्ड माइनस क्यू आवेश कार्ड दोनों का विभव तो निकल गया आपका, तो पी बिंदु पे कुल विभव निकालेंगे कि पी बिंदु पर कुल विभव क्या होगा ये निकालेंगे। पी बिंदु पे कुल विभव क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू के कारण विभव प्लस V प्लस क्यू के कारण विभव, दोनों निकाल के जोड़ देंगे, पी बिंदु पे कुल विभव निकल के आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो कुल विभव V का वैल्यू क्या होगा बताओ, माइनस क्यू के कारण विभव क्या आया था, K माइनस क्यू अपान आर प्लस यल, K माइनस क्यू अपान आर प्लस यल प्लस क्यू आविष्कार विभव क्या हो जाएगा, K प्लस क्यू अपान आर माइनस यल, ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा।
है ना, ये दोनों हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, अब देखो यहां से घटाओ, निकालो यहां से निकालो, विभव v का मान निकालेंगे, यहां से k और q का मान निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस यल, और माइनस बनेगा, ये माइनस रह जाएगा ना, माइनस 1/r प्लस यल, ये होगा। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। विभव v का मान क्या हो जाएगा बताओ, आगे सॉल्व करोगे तो k q कोष्टक में r प्लस यल r माइनस यल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो r प्लस यल ऊपर जाएगा, है ना, माइनस रहेगा, और r माइनस यल इधर जाएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी हो जाएगी। तो विभव v का मान क्या हो जाएगा के क्यू, ठीक है, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हो a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसका गुणा करने पर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। कैमरा बंद हो गया है। अरे भाई, हाँ ये आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हो। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल, ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये आर आर कट जाएगा, कट जाएगा, माइनस कैसे होगा, अरे माइनस कैसे होगा, अरे भाई कैमरा खुल जाए यार, कैमरा क्यों नाटकबाजी करते हो। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है। हाँ दे रहा है दिखाई। चलो देखो, मैंने कुछ नहीं बताया, देखो हमने क्या किया, के और क्यू को माइनस कॉमन कर लिया, तो देखो ये माइनस माइनस क्यू आवेश है ना, इसलिए माइनस है यहाँ पे, देखो ये माइनस क्यू आवेश है ना, इसलिए मैं माइनस यहाँ पे ही चल रहा है, ये प्लस क्यू आवेश इसलिए प्लस है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, के क्यू बाहर हो जाएगा, 1/r माइनस यल हो जाएगा, ये 1/r प्लस यल हो जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, भी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू कोष्टक में 2l/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे भी का वैल्यू क्या है, के कोष्टक में, के कोष्टक में 2 × 2l है, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, ये है। Q इंटू 2l का वैल्यू किसके बराबर होता है बताओ, Q इंटू 2l का वैल्यू किसके बराबर होता है बताओ, Q इंटू 2l का वैल्यू किसके बराबर होता है। ये तो आप दुनिया को पता है कि भैया P इज इक्वल टू, वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता है, ये दुनिया को पता है, Q इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू होता है ना। चलो जी सरकार, अब यहाँ पे वैद्युत विभव V का मान फाइनल करते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी अपान आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी सरकार, ये जो आर स्क्वायर है ना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है यल स्क्वायर की अपेक्षा के, इसलिए यहाँ पे यल आर आर जो है, इसलिए यहाँ पे एल का मान लमसम 0 मानते हैं, तो विभव V का मान क्या हो जाएगा, के पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये आपका पूरा वैल्यू हो जाएगा, ये आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान के पी अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रूफ है, मुझे पता है थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, एक बार में कुछ है नहीं, बस गुणा भाग है, अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक और डेरिवेशन बचा है ना, तो आगे चलें।
बताइए, आगे चले, चलिए आगे की ओर कूच करते हैं, आगे इसका निरक्षीय स्थिति वाला प्रूफ करते हैं। तो अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे ये हमने जो डेरिवेशन किया था ये तो अच्छी स्थिति के लिए किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव का, वैद्युत क्षेत्र का तो नहीं, वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए अब हम लोग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं। यह आपके सामने क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। यह आपके सामने क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव है ना। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। इधर आपका प्लस क्यू है, सॉरी माइनस क्यू करते हैं, इधर आपका माइनस क्यू है और इधर आपका प्लस क्यू है। इसके बीच की दूरी कितना है, 2l है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। और O से R दूरी पर, O से R दूरी पर यहां पे बिंदु एक है, एक बिंदु क्या यहां पे है, बिंदु P है, बिंदु P है ना, बिंदु P है ना। तो इस P बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं, इसका नाम A लिखते हैं, इसका नाम B लिखते हैं। ये आपका तो R दूरी है तो ये R हो जाएगा इसका मान, ठीक है, ठीक है सरकार। ये मान आपका L हो जाएगा, चूंकि मध्य बिंदु तो L दो भाग हो जाएंगे। और ये P बिंदु तो है ही आपके सामने, है ना, ये P बिंदु तो आपके सामने है ही, इसको क्या ही पूछना, है ना, इसको क्या ही पूछना। बात समझ में आई क्या, हाँ, इसको क्या ही पूछना आप सभी लोगों को, ठीक है, बिल्कुल, है ना। जी सरकार, ठीक है, यह है आपके सामने पूरा का पूरा बना हुआ फिगर है, ठीक है। अच्छा जी सरकार, इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहां पे यही लिखेंगे कि माना, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है, ठीक है ना, से R, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, दूरी पर एक बिंदु P निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में है, स्थिति में है, जिस पर हमें क्या निकालना है, जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। ये पूरी स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने, अब कुछ नहीं करना है ना, अब कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत ही आसान है। पहली बात तो यहां पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या आता है, शून्य आता है। विभव का मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये 0 तो लाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान जो होगा ये क्या हो जाएगा, विभव भी इज इक्वल टू, विभव माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस क्यू अपान बीच की दूरी क्या होगा, एपी, क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या किसके वजह से निकालेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसके कारण निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है प्यारे बच्चे, बताना जरा। तो प्लस क्यू हो जाएगा और वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे प्लस क्यू बटे बीपी हो जाएगा,
इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, एपी और बीपी का मान निकालना है। काम हो जाएगा, बताओ, काम हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें यहां पे क्या करते हैं, एपी का मान निकालेंगे। देखो बाबू, एपी का मान कैसे निकालोगे, ये त्रिभुज ले लो आप, ए ओ पी ले लो, है ना। त्रिभुज त्रिभुज ए ओ पी में क्या हो जाएगा बताओ। इसमें ये देखो, लंब का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए पी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखो जी सरकार, यहां पर ओ ए का स्क्वायर का मतलब यहां पे एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओपी का स्क्वायर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर। यहां से अगर आप निकालेंगे तो ए पी का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में बताओ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये किससे आया, ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। ये किससे हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज हुआ है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? चलो जी सरकार आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आगे आपको पता है v प्लस माइनस क्यू, इसका इसी तरीके से बीपी का मान निकालेंगे, बीपी, है ना। इसी प्रकार प्यारे बच्चे, है ना। देखो इसी प्रकार ये त्रिभुज लेते हैं, ओ पी बी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ पी बी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ही होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ओबी का स्क्वायर एल हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बीपी का मान हो जाएगा। अच्छा, अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 में एपी तथा बीपी का मान रखने पर, है ना, एपी और बीपी का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में जब एपी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, v माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसालन नाट, ठीक है ना, माइनस क्यू अपान, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह से भी यहां पे प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये दोनों का मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 में। अब क्या होगा, ये दोनों मान हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अच्छा जी, अब क्या करना है, बहुत ही आसान काम करना है प्यारे बच्चे। यहां पे जो दोनों आया है कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव क्या हो जाएगा भैया, v इज इक्वल टू v प्लस क्यू के काट जो विभव वो प्लस v माइनस क्यू के काट जो विभव, दोनों जोड़ देंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पे, ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा वहां पे, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये देखो प्लस ये माइनस दोनों घट जाएगा तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, है ना, तो 0 हो जाएगा। बस यही तो प्रूफ करना था, और यही प्रूफ करना था, और इतना आसान तरीके से आप लोगों ने कर लिया। समझ में आई आप सभी लोगों को? बताओ, एकदम आसान तरीके से आप लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, अच्छी निरच्छी स्थिति में, कोई दिक्कत है? बस दोनों निकाल के जोड़ना है, ठीक है। बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सभी लोग अच्छे तरीके से, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर एक डेरिवेशन तो है, लेकिन उसको हम कराएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा दिन हो गया बोर्ड वालों ने पूछे इसको, और बहुत आसान सा डेरिवेशन है। अगला डेरिवेशन है ना, ये वाला, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करिए जब उसके अंदर टी मोटाई का और के परावर्तांक रखा होता है तो क्या होता है। इसको प्रूव करना है, इसको बताना है, बताइए। इसका सूत्र बताइए जरा सभी लोग, और यह लास्ट डेरिवेशन है, पूछा जा गया है बोर्ड में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत पहले पूछा गया है, इधर 3-4 सालों से नहीं पूछा जा रहा है। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि इसको नहीं कराता हूं, बाद में अंतिम समय में जब जरूरत पड़ेगी आप लोग बाकी डेरिवेशन तैयार कर लोगे तो कहोगे तो इसको मैं करा दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं सोच रहा हूं, अभी करा दूंगा तो भार बढ़ेगा आप लोगों के अंदर। है बहुत आसान डेरिवेशन, कुछ करना है नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का भार मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं, है ना, यही होता है। C इज इक्वल टू, यही होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होता है ना, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही होता है, यही होता है बराबर, यही होता है धारिता C का मान, यही होता है ना। इसी को प्रूव करने की बात कर रहा है, और इसको कराने की कोई मतलब भी नहीं है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैंने आपको करा रखा है ना, लेकिन इसको प्रूफिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं बता देता हूं, तो पहले पूछा गया था बोर्ड में, अब इधर नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में 5-7 डेरिवेशन हो चुके हैं, तो इसको क्यों ही पूछेगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता इसको करवाना कोई बहुत अच्छा होगा, इस ये टाइम बचा के आप लोग अपना रिवीजन में लगा दीजिए, बाकी को प्रैक्टिस कर लीजिए। आसान है, ये बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो कंटेंट हो, जो पढ़ो, ये सॉलिड पढ़ो, कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं, ऐसा चीज पढ़ो कि जो कम में ज्यादा हो जाए। पढ़ने के लिए तब आप किताब से भी पढ़ सकते हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, किसी गुरुजन से पढ़ते हो, इसलिए पढ़ते हो कि गुरु जी लोग क्या करते हैं, उनके पास अनुभव होता है, वो उन्हीं चीजों को लाइट करते हैं जो चीजें आपके लिए जरूरी होता है ना। यह हमारा कर्तव्य है, आपको सही मार्गदर्शन जाना। जैसे आप अपने से कोई रास्ता जाओगे दूरी पड़ेगा, अगर हम लेके जाएंगे तो हम शॉर्टकट जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं कि हाँ कहाँ से कैसे गली उली निकल के आपको अच्छा दिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। समझ में आई? बिल्कुल ठीक है, चलो जी सरकार। तो इस तरीके से आपका इस डेरिवेशन भी कंप्लीट हो चुका है ना। और मैं ये चाहूंगा कि डेरिवेशन कंप्लीट भरने के बाद एक बार सभी लोग सच्चे मन से मां सरस्वती का नमन करें, और इस वीडियो को, इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है। तो सभी लोग सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखें, सच्चे मन से। जय मां सरस्वती।
सभी लोग। ठीक है। और मां सरस्वती से ये प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि जितना पढ़े हो आज की क्लास में पूरा याद रहे आप लोगों को। ठीक है। और गजब तरीके से। हाँ, चलो जी सरकार।